जितना हमने अभी तक पढ़ा है उतना आप सभी को क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो आप नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहिए ताकि आपको एक साथ दिक्कत ना हो, क्योंकि और चीज़ों की क्लासेस भी चल रही है, तो अगर हम साथ में नहीं बनाते हैं ना तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो जितना हमने कल तक पढ़ लिया था उससे आगे आज शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शरीर संरचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। हम लोग सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। तो आज हमें पढ़ना है शरीर संरचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जो हमारे आयु और लिंग है, यानी जो एज है और जेंडर है, ऐसे दो महत्वपूर्ण घटक है जो गतिज क्रियाओं की सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शरीर क्रियात्मक स्थितियां निर्धारित करते हैं। क्योंकि हमें जब हम कोई भी योगाभ्यास करवाते हैं तो हमें आयु और जेंडर का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो चीजें हम छोटे बच्चों को करवाते हैं या जो हम अडल्ट को करवाते हैं वो हम बुजुर्गों को नहीं करवा सकते। ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको कुछ आसन ऐसे होते हैं हमारे जिनको फीमेल्स को करने के लिए मना किया जाता है, या कहा जाता है कि अगर आपको करना है तो बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं करनी है, उसमें कुछ समय के लिए ही आपको होल्ड करना है। ठीक है, पुरुष और स्त्री की शरीर में स्त्री में शरीर संरचना की दृष्टि से भेद होता है। ठीक है, स्त्रियों को पुरुष की तुलना में रचना की दृष्टि से दुर्बल माना जाता है। जो हमारी स्त्रियां होती हैं उनको पुरुषों की तुलना में दुर्बल माना जाता है शरीर रचना की दृष्टि से। ठीक ठीक है, वैसे नहीं। और क्या है इसमें, और बोलते हैं हड्डियां ऊतक, जो हमारी बोन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, और टखने उतने बलवान नहीं होते, और स्त्रियों में अधिक वसा ऊतक होते हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू फीमेल्स में ज्यादा होता है, पुरुषों में थोड़ा कम होता है। और फीमेल्स की बोन्स, टिश्यूज और टखने बहुत ज्यादा बलवान नहीं होते, मतलब जितने पुरुषों की तुलना में कम बलवान होते हैं। ठीक है, और पुरुष के शरीर में पेशियों का भार, जो मसल्स का वेट है पुरुषों में वो कितना होता है, 41.8%, और स्त्रियों में होता है 34.8%। 35 होगा ये, 35 है ये, 35.8%। मतलब पूरा अगर किसी का वजन 100 किलो है तो उसका 41.8% होगा पुरुषों में पेशियों का भार, और महिलाओं में होगा 35.8%। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। एक चीज इसमें नोट कीजिएगा जो बुक में नहीं लिखी गई है, इसमें कुछ और था। हाँ, आपको लिखना है एडिपोज टिश्यू, बुक में नहीं दिया गया है तो इसको नोट कर लेना। एडिपोज टिश्यू होता है फीमेल्स में 28.2%, नोट करना। ठीक है, और मेल्स में होता है 18.2%। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया ना, बता दीजिए। फिर से बता दीजिए। ठीक है, एडिपोज टिश्यू फीमेल्स में होता है 28.2%, और मेल्स में होता है 18.2%। डन। ठीक है, ये याद रख लेना है आपको। इसी कारण जो यहाँ पे हमारे पास बोला गया है, क्योंकि पुरुष के शरीर में जो मसल्स का भार है वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से पुरुषों को अधिक पेशीय बल प्राप्त होता है। जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है वो पुरुषों में ज्यादा होती है। पेशीय बल और पेशी ऊतक विद्यमान वसा के अनुपात में होता है। अधिक वसा होना पेशीय कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो अगर किसी में फैट ज्यादा है, जैसे फीमेल्स में हमारा एडिपोज टिश्यू ज्यादा है, तो उनकी क्या होती है, उनकी जो मसल्स की कार्य क्षमता होती है वो कम हो जाती है। परंतु क्योंकि लड़कों में जो होता है एडिपोज टिश्यू कम होता है, उनमें वसा की मात्रा कम होती है, तो उनको पेशी बल ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि फीमेल्स में एडिपोज टिश्यू ज्यादा है, मतलब उसमें उनमें पेशीय कार्य क्षमता कम है, और मेल्स में एडिपोज टिश्यू कम है और उनमें पेशीय कार्य क्षमता ज्यादा है। ये आपको याद रखना है। यांत्रिक दृष्टि से औदरिक भित्ति यानी एब्डोमिनल वॉल स्त्रियों में दुर्बल होती है। स्त्रियों में औदरिक अंग दृढ़ता से स्थित नहीं होते। प्रसव, गर्भपात या अन्य प्रजनन समस्याओं के कारण औदरिक तान कई बार नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जो हमारी एब्डोमिनल वॉल होती है वो फीमेल्स में थोड़ी
कमजोर होती है, दुर्बल होती है। ठीक है, कई बार जैसे डिलीवरी होती है या गर्भपात हो जाता है या कोई अन्य प्रजनन समस्या है, तो उसकी वजह से जो हमारा औदरिक तान है वो नष्ट हो जाता है। पृष्ठवंश के विविध खंडों के अनुपातों में भी विशेषतया कटि प्रदेशीय खंड में अंतर होते हैं, जिसका प्रभाव शारीरिक गतिशीलता पर पड़ता है। जो हमारा कमर का प्रदेश होता है उसमें भी अंतर होता है पुरुषों में और महिलाओं में, है ना। स्त्री में अपेक्षाकृत कटि प्रदेश और वक्ष प्रदेश का छोटा होना कई बार निचली पीठ की पेशियों का छोटा बनाने का प्रभाव होने में होता है, जिससे क्या होता है, अग्र कुब्जता यानी लॉर्डोसिस की समस्या उत्पन्न होती है। जो स्त्रियों का कटि प्रदेश है और वक्ष प्रदेश छोटा होता है, इस वजह से क्या होता है, कई बार लॉर्डोसिस की समस्या भी देखने को मिलती है महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसमें बोला गया है जो हमारा लंबोसेक्रल एंगल होता है, लंबर और सैक्रम के बीच में जो एंगल होता है, कटित्रिक कोण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये होता है पुरुषों में 133 डिग्री और महिलाओं में 138 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे बोला जा रहा है, पेशीतान का व्यक्ति की शरीर स्थिति और शरीर क्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पेशीतान एक प्रकार से पेशी तंतु का सतत संकोच है। सुधारित पेशी तान को बनाने के अभ्यास का तात्पर्य अनुचित पेशी तनाव का शिथिलीकरण और ढीली पड़ी पेशियों के तान में वृद्धि है। मतलब अगर हम बोलते हैं ना, जैसे हमने बोला था कि जो हमारा आसन करने से जो हमारा पेशी तान है वो अच्छा होता है। ठीक है, इस किस वजह से, क्यों अच्छा होने का क्या मतलब है, जो हमारी पेशियां ढीली पड़ गई है वो एकदम से सही हो जाती है उससे। ठीक है, आसन करने से, हमने पहले जो पढ़ा था, संपूर्ण शरीर के प्रति बढ़ी हुई जागृति से यह प्राप्त होती है। उचित तान को पुनः प्राप्त करने के साथ व्यक्ति को अनुचित तनाव का ज्ञान हो जाता है और वो अधिकाधिक शिथिल करना सीखता है। सुधारित पेशीतान में सुधार आने से संबंध, संतुलन, परिसंचरण और नाड़ी ग्रंथि क्रियाओं में भी सुधार आता है। मतलब सुधारित पेशीतान का क्या अर्थ है, इससे क्या होता है, संतुलन होता है, परिसंचरण और जो हमारी नाड़ी ग्रंथि की क्रियाओं में सुधार आना, यानी अच्छा पेशीतान होना माना गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे कहते हैं पेशियों के स्थिर संकोच से पेशीतान के उचित विकास में सहायता मिलती है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, है ना। पेशी के स्थिर संकोच से पेशीतान के उचित विकास में सहायता मिलती है। औदरिक पेशियां उदरस्थ आशयों को अपने स्थानों में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औदरिक पेशियों का तान उदरस्थ आशयों के सक्षम कार्य में योगदान देता है। ये नॉर्मल सी चीजें लिखी गई है, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दीर्घ काल तक मैडम प्लीज समझा दीजिए। हाँ जी, औदरिक पेशियां क्या होता है? औदरिक पेशियां थोड़ा समझा दीजिए। एब्डोमिनल मसल्स को बोला जाता है औदरिक पेशियां। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ही कह सकते हैं शुद्ध हिंदी लिखी गई है ना, तो इसमें थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैंने पहले भी बोला था ना आपको, अभी जैसे हमारा औदरिक भित्ति आया था फीमेल्स में, औदरिक भित्ति होता है एब्डोमिनल वॉल और औदरिक पेशियां होती है हमारी एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, फिर है दीर्घकाल तक निष्क्रियता से, मतलब अगर काफी समय तक निष्क्रिय है, हमने कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं की है, हम योगाभ्यास नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी पेशीय कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में श्रम युक्त शारीरिक क्रियाएं धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक प्रारंभ करनी चाहिए। जैसा भी बोला जाता है कि अगर कोई पहली बार योगाभ्यास कर रहा है तो उनको बोला जाता है कि एकदम से बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा करना है, क्योंकि किसी ने अगर किया ही नहीं है, काफी समय तक निष्क्रिय है उसकी पेशियां, तो कार्य क्षमता नष्ट हो चुकी होती है, ये बहुत कम होती है। तो इसलिए जो हम शारीरिक क्रिया करते हैं तो वो धीरे धीरे आरंभ करते हैं, सावधानी पूर्वक आरंभ करते हैं। ठीक है, किन्हीं विशेष पेशियों के कार्यरत होने पर उत्पन्न थकान उन्हीं में मर्यादित नहीं रहती, अपितु वह पूरे शरीर के कुछ अंश में फैलती है। कई बार अगर हम
मान लो हम कर रहे हैं बैक बेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने शुरू की है, पहले से हम करते नहीं थे, तो अगर उसमें थकान उत्पन्न हो रही है तो उसके वो बैक के अलावा हमारे आसपास भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थकान हमें देखने को मिलती है, वही कहा जा रहा है। अतः थकान को दूर करने के लिए पूरे शरीर का शिथिलीकरण करना श्रेयस्कर होता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं, हमने जो पढ़ा था शिथिलात्मक आसन, उसके उदाहरण कोई बता सकते हैं मुझे? किसी को पता है, हमने पढ़ा था? मैम आपने जो पढ़ाया था वो सब तो नहीं किया, लेकिन शवासन होता है और योग निद्रा भी उसमें आती है। हाँ जी, बिल्कुल सही। शिथिलीकरण वाले आसन वही होते हैं जिसमें हमें पूरी बॉडी को आराम मिलता है, ठीक है। शवासन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सही उत्तर दिया आपने। अगला क्या है, हमारा शरीर का संतुलन बनाए रखने में पेशी समन्वय और करणों में स्थित अर्धचंद्राकार नलिकाओं का स्वस्थ कार्य, नेत्र, त्वचागत संग्राहक, पेशीगत नाड़ाग्र्यों यानी नर्व एंडिंग्स और संधियों के लपेटे हुए स्नायु यानी लिगामेंट्स सहायक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास कि शरीर का संतुलन कैसे बनता है। पेशी समन्वय, पहला, कर्णों में स्थित अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है, नेत्र, त्वचागत संग्राहक यानी रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे स्किन रिसेप्टर्स, इनको बोला जाता है, नर्व एंडिंग्स और लिगामेंट्स। ये सारी जो चीजें हैं ये होता है हमारे शरीर के संतुलन बनाए रखने में आवश्यक। इनको नोट कर लेना और इनको याद भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी क्रिया में सरलता और दक्षता के लिए न्यूनतम ऊर्जा व्यय की कसौटी होती है। प्रबल शारीरिक गतियों में अधिक ऊर्जा लगती है, आसान सी बात है, पता है कोई हम चीज बहुत ज्यादा करेंगे तो उसमें ज्यादा हमारी एनर्जी लगेगी, बल्कि जो हमारी स्थिर क्रियाएं होगी उनमें हमारी कम ऊर्जा लगती है, ठीक है। प्रबल गतिशील और झटकों से युक्त क्रियाओं को करते समय शरीर गरमाने के अभ्यास के सिद्धांत और व्यवहार का विचार होना चाहिए। मतलब अगर हम कोई प्रबल शारीरिक या गतिशील क्रियाएं करने वाले हैं, उससे पहले हमें वार्म अप सेशन करना चाहिए जिससे हमारा शरीर थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही करने लग जाते हैं तो हमारी नसें खिंच जाती है, वही कहा जा रहा है। शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कुछ नीचे रहता है। और ये किस लिए आवश्यक होता है? क्योंकि हम ऐसे आसन कई बार करते हैं जिनमें हमें स्थिरता और संतुलन रखना होता है, जैसे वृक्षासन कर रहे हैं हम लोग, गरुड़ासन कर रहे हैं हम लोग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे जहां से मतलब हमारे शरीर का पूरा वेट बैलेंस होता है, वो बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नॉर्मली ये हमारे नेवल के नीचे होता है पुरुषों में, लेकिन महिलाओं में थोड़ा और नीचे पाया जाता है, ठीक है। यही यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, शरीर का संतुलन किस किस वजह से बनता है, और ये वाला आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी शरीर का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है हमारा, वो महिलाओं में थोड़ा नीचे होता है पुरुषों की अपेक्षा, यही कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, फिर आता है हमारा शैक्षणिक सिद्धांत। हमने शरीर संरचना वाला सिद्धांत पढ़ लिया, अभी अगला है हमारा शैक्षणिक सिद्धांत। ये कहते हैं अधिगम आवश्यक संग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रभावों पर निर्भर करता है। अधिगम होता है हमारा सीखना यानी लर्निंग, किस पर निर्भर करता है? जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होंगे सीखने के लिए? 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। अतः किसी अभ्यास का पर्याप्त चित्र उभारने के लिए उस अभ्यास को प्रस्तुत करते समय अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लिया जाना चाहिए। वही है इसमें सीखना क्या है, जैसे मैंने आपको एक दिन उदाहरण भी दिया था कि अगर आप कुछ चीज देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, साथ में उसको बीच में नोट भी कर रहे हैं, तो आपका क्या है, ज्यादा जो आपकी इंद्रियां हैं वो इस्तेमाल हो रही है। इस वजह से क्या है, आप चीजें बहुत आसानी से सीखोगे, जल्दी सीखोगे और आपको लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। फिर क्या है, तथापि व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण सहायता दृश्य श्रव्य साधनों से प्राप्त होती है। दृश्य श्रव क्या है? दृश्य हो गया हमारे देखने वाले, श्रव्य यानी सुनने वाले। ऑडियो विजुअल जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। पेशीय सीखना स्थायी संज्ञानात्मक तर्क परक विचार युक्त होता है
और उसमें सीखने के मानसिक और शारीरिक पक्ष समाविष्ट होते हैं। किसी का माइक ऑन है। विचारों को पेशीय कार्य में परिवर्तित करना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है? सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि जो हमारे आवश्यक रिसेप्टर्स होते हैं, आवश्यक संग्राहक होते हैं, वो सीखने के लिए जरूरी है। किसी भी चीज की लर्निंग क्यों होगी? क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपने ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या बोला है? सबसे महत्वपूर्ण सहायता टीचर को किससे मिलती है? अगर वो ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर रहा है कक्षा में, तो उससे उसको तो सहायता मिलेगी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा बच्चों को सिखाने में। और बच्चों को तो सहायता मिलेगी क्योंकि कोई चीज वो देखेंगे, सुनेंगे, तो बहुत ज्यादा सीखेंगे, उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो इस वजह से उनकी सीखने के लिए मोटिवेशन उनको मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है। विविध संवेदी सूचनाओं का प्रभावी उपयोग करने में व्यक्तिगत भेद होते हैं। कुछ व्यक्तियों में प्रस्तुत दृश्य सूचनाओं को शीघ्रता से गठित करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो आपको हमने दिखा के करवाया, कोई चीज दिखा के, मान लो हमने चार्ट के माध्यम से कोई चीज करवाई, तो वो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सीख लेते हैं उन चीजों को। जबकि अन्य व्यक्ति क्या होते हैं, सूचनाएं संश्लेषित कर परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं, जिससे उनकी अनुक्रिया देरी से होती है। तो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो वो थोड़ा उसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेकर उसके बाद उसका विश्लेषण करके फिर सीखते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि एक छात्र क्या है कक्षा में, जिसको हमने कोई चार्ट दिखाया, किसी आसन का फोटो दिखाया, उसको एकदम से समझ आ गया, अच्छा ये ऐसे है, इसमें ये चीज है। ठीक है। दूसरा क्या है, उसको देखने से थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है, तो वो थोड़ा उसके बारे में और लिखा हुआ जानकारी लेके फिर उसको समझ आए, तो उसको थोड़ा देर से समझ आ रहा है। यही इस वाले पैराग्राफ का मतलब है। क्योंकि सारे बच्चे अपनी स्पीड से सीखेंगे, अपने तरीके से सीखेंगे। किसी को देखकर ज्यादा समझ आएगा, तो किसी को सुनकर, या फिर किसी को दोनों चीजों से बहुत ज्यादा समझ आएगा। वही बोला जा रहा है। ठीक है। ये था हमारा शैक्षणिक सिद्धांत। अगला वाला पैरा, इसमें नॉर्मल सी चीज लिखी गई है, एक बार इसको भी देख ही लेते हैं। कि किसी पेशीय कौशल सीखने में अभ्यास का दृश्य प्रदर्शन सबसे प्रभावी साधन है। जो हमने पहले बोल दिया, दृश्य श्रव्य, वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फिर भी सीखना शीघ्र हो जाता है यदि छात्र दत्त कार्यों के स्वरूप का अभ्यास करने से पूर्व एक बौद्धिक आकलन करता है और प्रदर्शन का अवलोकन कर एवं निर्देशों को सुनकर प्रारंभिक संकेतों को एकीकृत करने का समय दिया जाता है उसको। मतलब ये तो ठीक है कि देखने से अच्छा समझ आएगा, लेकिन अगर छात्रों को कोई प्रैक्टिस करनी है, उससे पहले वो उस चीज का आकलन कर ले, अपने दिमाग में उसको बिठा ले कि क्या कैसे है, फिर प्रदर्शन जो किया गया है उसका अवलोकन करे, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सुनकर उसके बाद उन सारी चीजों को इकट्ठा करके अप्लाई करे, तो बहुत अच्छे से सीख जाता है। ठीक है। संभाव्य दोषों का निरूपण करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसे हमने पहले भी ये चीज पढ़ ली है कि लास्ट में हमें, जो हमने एक चीज पढ़ी थी इंस्ट्रक्शंस के बारे में, एक हमारी विधि थी, अध्यापन विधि थी, उसमें हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन पहले भी देते हैं, बीच में और लास्ट में। तो ठीक है, तो लास्ट में हम क्या देते हैं, लास्ट में ये चीज भी आपको बताते हैं कि आपने क्या गलती की है और आपने क्या सही किया है। तो अगर लास्ट में आपको बताया जाता है किसी योगाभ्यास करने के बाद कि आपकी ये आज गलती थी, आपने ये चीज सही से नहीं की, तो उससे आपको सुधार करने में सहायता मिलती है, बच्चों के सुधार करने में। प्रारंभिक अवस्थाओं में पुनः पुनः अभ्यास द्वारा अत्याधिगम आवश्यक है। शुद्ध और निर्दोष अभ्यास करने पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है। कैसा अभ्यास करना है हमें? अगर कोई शुरू शुरू में अभ्यास करा है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में उतना उसमें उसको परफेक्शन नहीं आएगा। परफेक्शन कैसे आएगा? बार बार अभ्यास करने से। तो शुरू में आप कर सकते हो, बार बार आपको अभ्यास, क्लास के अलावा अलग से भी अभ्यास करना है। ठीक है। और लेकिन अभ्यास कैसा करना है? ऐसा नहीं है गलत ही कर रहे हो, अच्छे से करना है। जो आपकी गलती आज हो रही है, कल को वो दोहरानी नहीं है, उसमें सुधार लेके आना है। ठीक है। फिर बोलते हैं निर्देशों को किस प्रकार बांटा जा सकता है। कार्य करने के निर्देश, कार्य करते समय दिए जाने वाले निर्देश, और कार्य के अंत में सूचना और दोष सुधार के रूप में दिए जाने वाले निर्देश। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कार्य करने के निर्देश आपको दिए गए, कि आपको बताया जा रहा है कि आपको गरुड़ासन कैसे करना है, वो आपको कार्य का निर्देश दे दिया। फिर आपको साथ साथ में दिया गया कि अब ऐसे करो, अब ये वाला पैर ऐसे लेके आओ, हाथों को आपको ऐसे घुमाना है, ये साथ में हो रहे हैं। और जब आपने वो गरुड़ासन पूरा कर लिया है, उसके बाद आपको उसके बारे में जो आपने गलती की थी या उसके अलावा आपको कोई सूचना देनी है हमें, वो दी जाती है। ठीक है। तो ये निर्देशों को 3 भागों में बांटने के बारे में बोला गया है। ठीक।
फिर इसी में हमारा आगे है, इसी के साथ ही है ये, सीखने की प्रक्रिया के प्रारंभिक भाग में दिए जाने वाले औपचारिक निर्देश सबसे उपयुक्त होते हैं, कि जो सबसे पहले दिए जाते हैं, जो निर्देश हमारे सबसे पहले दिए जाएंगे अध्यापक द्वारा, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रारंभिक निर्देशों से छात्रों को अशुद्ध आदतों से, जो बाद में शुद्ध करनी पड़ेगी, बचाते हैं। मतलब अगर हमने शुरू में बता दिया, शुरू में हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी बच्चों को, तो क्या पता अगर वो कोई गलती करने वाले हो, तो अगर उनको शुरू में ही पता चल गया, अच्छे से समझ आ गया, तो वो ना गलती ना करे, तो उनको अशुद्धियों से बचाया जा सकता है, जो हम शुरू में निर्देश देते हैं बच्चों को। ठीक है। छात्रों को प्रारंभ में यह बताने की अपेक्षा कि क्या टालना है, अभ्यास करने के सकारात्मक निर्देश दिए जाए। फिर भी उत्तम उपलब्धि तभी होगी जब क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, ये दोनों बताया जाए, मतलब दोनों चीजें बतानी है। शुरू में कोशिश करनी है सकारात्मक निर्देश देने हैं बच्चों को, लेकिन दोनों चीजें ही बतानी है। अगर आप शुरू में नहीं तो अंतिम में बता लीजिए, जैसे हमने पहला पढ़ा कि जो निर्देश लास्ट में दिए जाते हैं हमारे अशुद्धियों को सुधारने के लिए, वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें बतानी है, क्या करना है वो तो बताना ही है, पर लेकिन क्या नहीं करना है वो भी बताना है। इससे संभाव्य दोष टालने के साथ ही सुकरता, आराम, दक्षता, तनाव को कम करने और कही गई गति जैसे गुणात्मक पक्षों में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। फिर क्या बोलते हैं, अभ्यास हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सीखना प्रभावी नहीं हो सकता। अभ्यास के लिए समय देना चाहिए, ऐसा नहीं है आप लगातार बच्चों को करवा रहे हैं, उनको प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, नई चीजें करवाए जा रहे हैं। अभ्यास के लिए समय दिया जाना चाहिए। सामूहिक कक्षा में अभ्यास के कालांश को अनौपचारिक अभ्यास और पर्यवेक्षित अभ्यास में बांटना चाहिए। जो हम कोई सामूहिक कक्षा ले रहे हैं बच्चों की, तो उसमें क्या है, पर्यवेक्षित का मतलब होता है सुपरवाइज करना है उस चीज को। आप बच्चों को ग्रुप में कुछ करवा रहे हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ देखते रहना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है। अगला क्या है इसमें, सीखने में प्रगमन का सिद्धांत परम आवश्यक है। अब ये प्रगमन का सिद्धांत क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि किसी क्रिया को सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात के अनुसार करना। मतलब अगर हमें कोई चीज करवानी है तो हमें आसान चीज पहले बतानी है, हम आसान चीज से शुरू करेंगे, पहले आसान चीज से करवाएंगे, फिर उससे कठिन करवाते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते हुए जटिल चीजें लास्ट में करवाएंगे। और कोई चीज कैसे करवानी है, ज्ञात से अज्ञात, कि थोड़ा बहुत किस चीज के बारे में पता है तो हमने उससे आगे बढ़ा, उनको उससे आगे करवाया। ज्ञात से अज्ञात जाना है, सरल से जटिल जाना है। ये जो सिद्धांत है ये आप टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ोगे, ये वहां पर भी है। लेकिन इसको क्या बोला जाता है, प्रगमन का सिद्धांत। मतलब कोई भी चीज अगर करवानी है, या तो सरल से जटिल कराओ और फिर ज्ञात से अज्ञात करवाओ, इससे समझ अच्छे से होती है। क्योंकि कोई हम कठिन चीज पहले करवाएंगे तो वो नहीं समझ आएगा, एडवांस आसन पहले करवाया जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, बल्कि हम बेसिक से अगर शुरू करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा करके कर लेगा समय के साथ। ठीक है। यह सिद्धांत एक ठोस तंत्रिका पेशी आधार पर टिका है। जटिल गतियुक्त सीखने के लिए कुछ पूर्व अपेक्षाएं और कुछ प्राप्त योग्यताओं की पृष्ठभूमि आवश्यक है। समन्वित गतिक्रियाओं का सीखना मौलिक शारीरिक क्षमताओं जैसे पेशीय बल, लचीलापन, पेशीय सहन शक्ति और हृदय श्वसन सहन शक्ति पर्याप्त मात्रा में होने पर निर्भर करता है। कोई हमें ऐसी मतलब गतिविधियां करनी है जो जटिल है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, हमारा पेशीय बल, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पेशीय सहन शक्ति कितनी है हमारी, और हृदय श्वसन सहन शक्ति पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जटिल अभ्यास सीखने के लिए बोला गया है। ठीक है। इस स्पष्ट संबंध की कई बार आलोचना होती है, परंतु प्रभावी सीखना तभी संभव है जब यह संबंध ध्यान में रखा जाए। अतः संपूर्ण क्रियाकलापों का कार्यक्रम नियोजित कर प्रगमन के सिद्धांत के प्रकाश में संचालित हो। ये पूरा जो हमारे पास बोला गया है चीज, ये इसी चीज के बारे में बोली गई है, प्रगमन के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, क्योंकि जो हमारी लर्निंग है वो कैसी होगी, अगर हम सरल से जटिल जाएंगे तो अच्छे से होगी, उल्टा करेंगे तो क्या ही होगा, फिर पहले ही एडवांस आसन करने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले कुछ किया नहीं है या पहले कुछ सीखा नहीं है। ठीक है, यही चीज में बोली जा रही है। फिर अगला है हमारा, हाँ जी, इसी के साथ हम चल रहे हैं कि सीखने की प्रभावी प्रक्रिया को पूर्ण विधि, अंश विधि या फिर पूर्ण और अंश विधियों के संयोजन से होता है। संयुक्त विधि को प्रगामी अंश विधि या पुनरावृत्ति अंश विधि या निरंतर अंश विधि कहते हैं।
इनमें से किसी विधि का प्रयोग किया जाकर जटिलता की गहराई पर निर्भर करता है। अब आपको यहाँ पे विधियां बताई गई है, ठीक है, ये यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे आगे एक्सप्लेन की गई है, तो हम इसी को पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन वाला, कि इसकी आपको डेफिनेशन बताई गई है, इसमें होता क्या है। ये विधियां भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपको ध्यान में रख लेना है कि ये कौन सी विधि है। पहली आती है हमारी सकल विधि, दूसरी है अंश विधि, और तीसरी है प्रगामी अंश विधि। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना साथ में, ठीक है। सकल विधि क्या है? इसमें क्रिया का बिना विभाजन किए उसके पूर्णत्व में प्रस्तुत किया जाता है। यदि क्रिया वस्तु जटिल ना हो और छात्र परिपक्व हो तो विधि उपयुक्त होती है। सकल विधि क्या है? पूरी चीज एक साथ करवा ली, ठीक है। जैसे सूर्य नमस्कार है, उसके पूरे स्टेप्स एक साथ करवा लिए, मतलब बिना किसी विभाजन के, उसमें विभाजन नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि पहले एक चीज करवाई फिर दूसरी चीज आपको करवाई, नहीं, कोई भी चीज करवाई तो वो एक साथ करवाई, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर ये जो हमारी क्रिया वस्तु है, जो हमारी विषय वस्तु है, ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है और मतलब जो छात्र है उसको वो मेच्योर है अच्छा सीखने के लिए, और कह सकते हैं कि वो चीजों को जल्दी सीखता है, तो यह विधि उपयुक्त है, क्योंकि वो सीख जाएगा तो छोटे छोटे भागों में डिवाइड ना करने के बजाय एक साथ ही पूरा उसको करवाया जाता है। ये हो गई सकल विधि। फिर है अंश विधि। अंश विधि और जो प्रगामी अंश विधि है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो पहले एक एक करके समझते हैं, है ना। अंश विधि क्या है? विश्लेषण पर आधारित, यानी प्रस्तुत क्रिया के अंशों का तार्किक क्रम ज्ञान कर सरल से जटिल की ओर बढ़ाते हैं। जो हमने प्रगमन का सिद्धांत पढ़ा था ना अभी पिछले पेज पे, वो है कि सर किसी भी क्रिया को अगर सरल से जटिल की ओर करवाना है तो वो हमारी अंश विधि है, पहले हम इजी चीज करवाएंगे। ये विधि किसके लिए इंपॉर्टेंट है? विद्यार्थी यदि अपरिपक्व हो तो क्रिया जटिल हो और तो यह विधि अच्छी है। पहली वाली जो सकल विधि थी वो किसके लिए थी? पहली तो हमारी जो क्रिया वस्तु है वो जटिल ना हो और छात्र हमारा परिपक्व हो। दूसरी अंश विधि है सरल से जटिल की ओर हमें पढ़ाना है। ये किन बच्चों के लिए है? यदि छात्र अपरिपक्व है और जो हमारी क्रिया है वो जटिल है, मतलब टफ है, तो ये विधि अच्छी है। अब देखते हैं प्रगामी अंश विधि। अंश विधि की तुलना में यह बहुत ज्यादा उपयोग में की जाती है। इस विधि में क्या होता है? विषय वस्तु का एक भाग सिखा जाकर उसकी दूसरे से जोड़ी बनाकर फिर दोनों को साथ मिलाकर दोनों का अभ्यास किया जाता है। मतलब इसमें भागों में बांटा जाता है किसी भी अभ्यास को, छोटे छोटे भागों में, पहले एक चीज करवाएंगे फिर अगली करवाएंगे, उसके बाद उन दोनों को इकट्ठा जोड़कर पूरा अभ्यास साथ में करवाया जाएगा। फिर क्या है? तदुपरांत तीसरे अंश का अभ्यास कर तब तीनों अंशों को एक मानते हुए संपूर्ण क्रिया की एक वस्तु के रूप में रचना की जाती है। देखो आसान है। सकल विधि क्या थी? एक साथ पूरा का पूरा करवा लिया। जो प्रगामी अंश है वो क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करवाया। और अंश विधि क्या है? अंश विधि है हमारी सरल से जटिल की ओर, पहले हमने आसान चीज करवाई या कोई ऐसी चीज करवाई जो बच्चों को ज्ञात है, फिर हम अज्ञात की ओर बढ़े या जटिल की ओर बढ़े, ठीक है। ये तीनों विधियां आपको क्लियर हुई या फिर मैं फिर से समझाऊं जिसको समझ नहीं आया है? एक बार मुझे बता दीजिए। मैम आ गए समझ। हाँ जी, तो इनको आपको क्या है ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट विधियां हैं अभी जो हमने तीनों पढ़ी है। समझ तो आ गया, लेकिन एग्जैक्टली लिखना क्या है ये कई बार फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सा बता दीजिएगा। प्रगामी मैम प्रगामी अंश मुझे विधि समझ और आ गया, सकल लेकिन विधि। एक एक करके बोलिए। नहीं मैडम, ये इसीलिए बीच में बोलते हैं, मैं नहीं बोलता कभी किसी के बीच में, बड़ा परेशान रहता हूँ इस वजह से। आप बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सकल विधि अंश विधि को मैंने लिख लिया बड़े अच्छे से, आपने बिल्कुल सीधा सीधा सकल विधि का मतलब है कि एक कंप्लीटली हमें पूरा अभ्यास कराना है, और इसमें वस्तु जटिल होती है, मतलब प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स होती है, और जो है स्टूडेंट भी मैच्योर होता है ना। और अंश विधि में आप कह रहे हो कि जो है उसमें जो एनालिसिस बेस पे होता है, एनालिसिस बेस्ड होता है ये जो प्रैक्टिस होती है, और इसमें हम जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, और स्टूडेंट जो है थोड़ा इमेच्योर होता है ना। हाँ जी। और ये और जो है कॉम्प्लेक्स होती है। अब प्रगामी में आप कह रहे हैं कि हम कई उसको जो है पार्ट पार्ट करके प्रैक्टिस कराते हैं और फिर उनको एक मर्ज कर देते हैं। उसको लिखने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या लिखना चाहिए?
लिखने में क्या लिखना है? सकल विधि लिख लिया आपने, सकल विधि का आपने हेडिंग डाल दिया। हाँ लिख लिया मैंने। हाँ जी, उसके बाद परगामी में क्या लिखना है ये नहीं समझ, मुझे ये समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रगामी में आपको ये लिखना है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे भाग में छोटे छोटे भागों में बांटकर फिर एक साथ करवाना है। ठीक है, पहले पहला भाग करवाया, दूसरा, तीसरा, ये जितने भागों में आप बांट सकते हो। मान लो आपने 4 भागों में किसी विधि को बांटा, तो लिखो उसमें कि किसी विषय जो हमारी क्रिया विधि है उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर पहले एक एक भाग करवा के फिर चारों को इकट्ठा करवाना है, ये लिखो। ठीक है, ठीक है मैम, इनसे सुन लीजिए अब। हाँ जी, अभी दूसरे जो सुबह क्वेश्चन पूछ रहे थे वो बोलिए। मैम ये जो पूछ रहा था कि मैम जो अंश विधि है और सकल विधि है, इसमें मतलब इसमें दोनों में लिखा है कि स्टूडेंट को मतलब कराना है, तो क्या एक में जो फर्स्ट स्टेज का मतलब स्टूडेंट है वो सकल विधि में आएगा और फिर जो हल्का सा उससे ऊपर उठ गया है वो अंश विधि में आएगा क्या? नहीं नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। देखो, करवाना है ये जो हमारा सकल विधि है ना, जो हम एक साथ करवा रहे हैं। तो देखो, आप खुद समझो, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर आपको हमें करवाना है सूर्य नमस्कार, इसका उदाहरण लेते हैं हम, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, प्लीज सीखने समझने के लिए इजी रहेगा। देखो, हमें सूर्य नमस्कार करवाना है, तो जो एक छात्र है वो योग को कर रहा है 6 महीने से, तो उसको हम एक साथ करवाएंगे या उस छात्र को एक साथ करवाएंगे जो पहली बार कर रहा है? आप बताओ इसका आंसर। जिसने पूछा वही बताओ इसका आंसर। कि मान लो सूर्य नमस्कार हमें किसी बच्चे को करवाना है पूरा एक साथ, तो एक साथ हम उस बच्चे को करवाएंगे जो योगाभ्यास 6 महीने से कर रहा है, या एक साथ उस बच्चे को करवाएंगे जिसने योगाभ्यास पहले किया ही नहीं है? आवाज आ मैम रही जो है? 6 महीने किया है उसको, जी मैम, जो 6 महीने किया है उसको कराएंगे। हाँ जी, तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। देखो, सकल विधि वही है कि इसका बिना विभाजन किए एक साथ करवाना है। किसको करवाना है? जो परिपक्व है, यानी जो मेच्योर स्टूडेंट है। मेच्योर है मतलब उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है उस चीज के बारे में। तो सकल यानी एक साथ उसको दिया जाएगा कोई भी चीज, तो वो एक साथ उसको तभी करवाए कि उसको थोड़ा बहुत पता है। लेकिन जो प्रगामी हमारी अंश विधि है ना, तो ये उसी के लिए होती है जो शुरू कर रहा है। और क्या पता थोड़ी चीज टफ है, उसको एक साथ समझ ना आए, तो हम उसके क्या करेंगे, पार्ट्स बांट लेते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक करवा के फिर दूसरा करवाएंगे, फिर तीसरा करवाएंगे, फिर उसको इकट्ठा जोड़ लेंगे कि अब इसको एक साथ करो। ठीक है, अब आ गया समझ में जिन्होंने पूछा? जी मैम। ठीक है, तो ये हमने विधियां पढ़ी, 3 विधियां, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेनी है। फिर है प्रस्तुतिकरण की विधियां औपचारिक निर्देशन या औपचारिक सुझावों पर बल दे सकती है, परंतु सभी विधियों का मौलिक आधार छात्रों की आवश्यकता तथा स्वभाव और उनकी सीखने की व्यक्तिक और समूह विशेषताएं हैं। वही चीजें हैं, घुमा फिरा के इसमें लिखी गई है, बार बार आ रही हैं कि छात्रों की क्या आवश्यकता है या वो कितने जल्दी सीखते हैं। आधार वही है हमारा कि अगर छात्र जल्दी सीख रहे हैं, सकल विधि करवाएंगे, एक साथ ही करवा देंगे। अगर छात्र एक जल्दी नहीं सीख रहे तो उसको हम या प्रगामी अंश विधि में करवाएंगे या अंश विधि से करवाएंगे। शिक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों का स्वरूप और कार्यक्रम में प्रयुक्त क्रियाओं के प्रकार भी विधियों को चुनने का निर्देश देते हैं। कि जो हमारे शैक्षणिक उद्देश्य है, कि जो हमारा एक सिलेबस है, करिकुलम है, किस तरह से वो दिया गया है, उसके आधार पर भी हम देख सकते हैं कि हमें कौन सी विधियां चुननी है, कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अध्यापक की छात्र के प्रति अभिरुचि और अभिवृत्ति सीखने में आवश्यक योगदान देती है। अध्यापक द्वारा ठीक और संतोषप्रद निष्पादन हेतु छात्र को प्रेरित किया जाना आवश्यक है। और यदि छात्र में ठीक प्रकार का निष्पादन नहीं हो रहा है तो उसकी त्रुटियों को सकारात्मक ढंग से दिखाने पर स्वयं सुधार करने में उससे प्रेरणा मिलती है। मतलब यही बोला जा रहा है कि छात्र अध्यापक पर बहुत सारी चीजें हमारी डिपेंड करती है कि छात्र जो हमारे अध्यापक है वो छात्रों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, और अच्छे से अगर वो करवाएंगे चीजों को तो उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। और क्या है, उनकी गलतियां हैं तो उनको ऐसा नहीं है डांट देना है, अच्छे से समझाना है, प्यार से समझाना है, सकारात्मक ढंग से समझाना है, जिससे वो गलतियों को सुधारे। ऐसा नहीं है वो खुद से बहुत ज्यादा परेशान हो जाए कि हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है, ये बात टीचर के लिए बोली जा रही है कि टीचर पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा, छात्र को अपनी सफलता या असफलता का मूल्यांकन करने की विधि का ज्ञान हुए बिना उसमें सीखना नहीं हो पाता। अब देखो,
हम अगर ऐसा सोचे कि हमने अपना मूल्यांकन ही नहीं किया, कि आज हमने क्या किया, आज हमने एक प्राणायाम सीखा मान लो, ठीक है, हमने सीखा, अनुलोम विलोम हमने सीखा, शुरू किया आज हमने पहली बार, हम पहले कभी नहीं किया था, ठीक है, आज हमने शुरू किया। तो अगर हम उसका मूल्यांकन रोज नहीं करें कि आज हमने क्या किया, हम जितना हमने कोशिश की थी उतना हम कर पाए या नहीं कर पाए, या कल के जो हम करेंगे, अगले दिन जो हम कर रहे हैं उसका भी हमने मूल्यांकन नहीं किया। मतलब हमें ना अपना मूल्यांकन करना होता है। ये चीज छात्रों के लिए है कि वो उस चीज में सफल हुए हैं या असफल हुए हैं। जब उनको इस चीज का पता लगेगा तो फिर वो सीख पाएंगे, क्योंकि अगर उनको उस चीज में सफल हुए हैं तो वो आगे बढ़ेंगे, अगर वो सफल नहीं हुए हैं, असफल हो रहे हैं, तो वो उस चीज की प्रैक्टिस करके उसमें दक्षता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वही बोला जा रहा है। यद्यपि यह आवश्यक है कि अशुद्धियों और त्रुटियों को सुधारा जाए, परंतु एक ही समय में बहुत अधिक सुधार करना छात्र को भ्रमित कर सकता है। मतलब कि छात्र ने बहुत सारी गलतियां कर ली एक ही बार में, तो आवश्यक है सुधारना है, हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन एक साथ नहीं है कि एक साथ ही कहानी जोड़ दो तो परेशान हो जाएगा बच्चा कि नहीं 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 कैसे होगा। तो जब उसने गलत ही किया है तो उसको समझ नहीं आएगा, तो थोड़े थोड़े करके उसको बताना है कि देखो ये गलत आपने यहाँ किया, फिर अगला बता दो उसको, यही बोला जा रहा है। अध्यापक को सर्वप्रथम बड़ी अशुद्धियां सुधारनी चाहिए। सकारात्मक सुझाव द्वारा ही अशुद्धियां सुधारना अच्छा होता है, ये हमने पीछे पढ़ लिया है कि सकारात्मक सुझाव द्वारा ही अशुद्धियां सुधारनी है। पहले कौन सी सुधारनी है? बड़ी अशुद्धियां, कोई बड़ी गलती कर रहा है कोई, ठीक है। क्रिया के आदर्श प्रदर्शन के तत्काल बाद क्रिया को प्रत्यक्ष करने और उसका अभ्यास करने का अवसर छात्र को दिया जाना चाहिए। मतलब टीचर ने खुद प्रदर्शन कर लिया, उसके बाद क्या करना है, बच्चे को भी अवसर देना है कि वो खुद से उस चीज को प्रैक्टिस करे। क्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे, उसे क्या कहना है यह बताने के लिए छात्र की समस्या को समझने के लिए छात्र को प्रेरित करना चाहिए। मतलब छात्र को प्रेरित करना चाहिए कि आप प्रश्न पूछो, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। मामूली प्रश्न पूछे जाने पर हतोत्साहित या मजाक नहीं उड़ाना है। कोई साधारण सा प्रश्न अगर पूछ लिया मान लो बच्चे ने, तो मजाक नहीं उड़ाना है, अगली बार से वो अगर कुछ कठिन भी होगा तो वो भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अध्यापक को उचित उत्तर देकर छात्र का समाधान करना चाहिए और आवश्यक हो तो ऐसे प्रश्न द्वारा सारी कक्षा में परिचर्चा प्रारंभ की जा सकती है। मतलब अगर जरूरी लग रहा है कि, तो आप उस चीज पर डिस्कशन कर सकते हो। डिस्कशन के लिए बोल दो, किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो आपस में डिस्कस करवा लो बच्चों से कि आप आपस में डिस्कस कर लो। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है, लेकिन अगर मामूली प्रश्न पूछता है तो ऐसा नहीं है उनको मजाक उड़ाना है उनका, ऐसा नहीं करना है, उसका भी उत्तर देना है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मैं नहीं दे रहा, आसान है तो बच्चे कर लेंगे, तो बच्चों से डिस्कस करवा लो, ठीक है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट ये वाला पॉइंट। अगला है हमारा समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, है ना। उपयोगिता के विचार को आवश्यक नहीं कि केवल जीवन यापन के संबंध में ही लिया जाए। तो इसकी उपयोगिता क्या है, क्योंकि हम योग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है कुछ लोग या फिर किसी व्यक्ति को कोई योग कर रहा है काफी समय से, तो उसकी वजह से मान लो उसको कहीं उससे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उसको, मतलब उसको पैसे नहीं कमा पा रहा है उस वजह से, एक टाइम के लिए मान लेते हैं, ठीक है, कि पैसे नहीं कमा कमा पा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कुछ उपयोग नहीं है। कोई चीज अगर हम सीख रहे हैं, अगर हम योग सीख रहे हैं और उससे पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नुकसान हो गया हमारा, उससे हमारा खुद का जीवन सुधरता है हमारा। अगर हम वो अपने लिए भी करेंगे ना, तो उसकी भी बहुत उपयोगिता है। यही है यहाँ पे समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। कई कार्यकलाप और अनुभव वास्तव में व्यवहारिक उपयोग के होते हैं और व्यक्ति को सुख से सफल जीवन यापन करने में सहायक होते हैं, भले वे तत्कालिक व्यवसायिक महत्व के ना हो। वही बोला जा रहा है जो मैंने आपको साधारण भाषा में पढ़ाया। बेशक आप उससे कोई पैसे नहीं कमा पा रहे हो, आप उससे अर्जित नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप अच्छे से अगर जीवन यापन कर रहे हो, आप अच्छे से योग कर रहे हो, तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा, ठीक है। यौगिक अभ्यास भले ही वही व्यवसायिक मूल्य युक्त ना हो, परंतु व्यक्ति के लिए तात्काल व्यवहारिक उपयोग के होते हैं। स्वास्थ्य रक्षा, शारीरिक स्वस्थता और जीवन में सुख प्रदान करने वाले होते हैं। तो समाज वैज्ञानिक सिद्धांत हमारा इतना ही है कि यदि हम
बहुत समय से ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को अपने आजीविका के रूप में नहीं देख पा रहे हैं, उससे हमें आजीविका नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी काम की नहीं है। उससे हम अगर उसको अपने जीवन में अपनाएं उन चीजों को, तो उससे हमारा जो जीवन है वो अच्छा होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन शांत रहेगा, जो बहुत जरूरी है आज के समय में, ठीक है। ये कहा जा रहा है। तो ये वाला अध्याय हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ। अभी 1 मिनट है 12 बजने में, तो आज हमने क्लास लेट स्टार्ट की थी, तो 10 मिनट में और पढ़ा सकती हूँ। तो पढ़ाऊँ आगे, अगला वाला अध्याय शुरू करते हैं नहीं थोड़ा। मैम, क्यों? मैम क्लास है मेरी, अभी क्लास से निकला था मैम, हाफ ही क्लास ले पाया, फिर दूसरी क्लास है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो इतना ही रखते हैं आज हम। लेकिन कल के लिए इसको पढ़ के आना। एक बार कोई क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। विजय जमी जी, आप करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर। सब सुखपूर्वक बैठ जाएंगे और सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे 3 बार, और 3 बार ओम बोलेंगे। ओम ओम ओम। रब करेंगे हाथों को। हो गया मैम।